नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम जानेंगे साइबर क्राइम की दुनिया को थोड़ा करीब से और जानेंगे कि आखिर ये ठगी कैसे की जाती है, ये ठग जाल कैसे बिछाते हैं और उनसे बचने के कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे। आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अगर आप इस डिजिटल जाल में फंस जाएं तो हमारी पुलिस और कानून का सिस्टम कैसे आपकी मदद करता है, साइबर क्राइम की जांच कैसे होती है और अदालत में एक साइबर केस की पूरी यात्रा क्या होती है। आज हम सब कुछ जानेंगे। और हाँ, एक साइबर क्राइम वकील के तौर पर केस जीतने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए और किन किन चीजों की जानकारी होना जरूरी है, वो भी आज ही बताएंगे। साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम एक नहीं कई प्रकार का होता है और हर एक का अपना जलवा है ठगी में। सबसे पहले फिशिंग और विशिंग को समझते हैं। ये तो साइबर ठगी के गुरु हैं। मुंबई के अनिल जी को एक एसएमएस आया, बैंक से जरूरी संदेश, आपका खाता बंद हो गया। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, ओटीपी डाला और 2 लाख रुपए साफ। ये था फिशिंग। वहीं दिल्ली की शालिनी को फोन आया, मैडम आपकी केवाईसी पेंडिंग है और उनका खाता खाली। ये है विशिंग। फिशिंग यानी फासे फिशिंग, फासे फर्जी ईमेल या एसएमएस जो बैंक या किसी बड़ी कंपनी से आए लगते हैं। और विशिंग का मतलब फोन कॉल पर ठगी। याद रखिए, कोई भी बैंक आपसे फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। ये एक गोल्डन रूल है, इसे भेजे में घुसा लीजिए। 2024 में 40% साइबर ठगी फिशिंग से हुई है। अगला जो साइबर क्राइम है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें ठग आपकी डिजिटल पहचान चुराकर आपके नाम से फ्रॉड करते हैं। आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल, बैंक डिटेल या कोई भी पर्सनल जानकारी चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आईटी एक्ट की धारा 66C इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। अगला तरीका हो सकता है कंप्यूटर से छेड़छाड़, मतलब हैकिंग एंड डेटा ऑल्टरेशन। इसमें कोई हैकर बिना आपकी परमिशन के आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है, डेटा बदल देता है या डिलीट कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चोर आपके घर में घुसकर आपका सामान अस्त व्यस्त कर दे। आईटी एक्ट की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों को कवर करती है। याद रखें, साइबर आतंकवाद को समझते हैं साइबर टेररिज्म। ये वो अपराध है जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने या लोगों में डर फैलाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक है दोस्त। आईटी एक्ट की धारा 66F इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है, जिसमें आजीवन कारावास तक हो सकता है। अगला क्राइम हो सकता है अश्लील सामग्री का प्रकाशन, पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करना भी एक गंभीर अपराध है। इसमें बच्चों से संबंधित सामग्री प्रकाशित करना तो और भी संगीन गुनाह है। आईटी एक्ट की धारा 67, 67A और 67B इस पर रोक लगाती है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए मुख्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। यह कानून डिजिटल दुनिया में होने वाले हर छोटे बड़े अपराध को कवर करता है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता, जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है, इसकी भी कई धाराएं हैं जो इसमें सहायक होती हैं। जैसे आईपीसी की धारा जो 420 पहले हुआ करती थी, अब वो बीएनएस की धारा 318 हो गई है। आईपीसी की धारा 499 जो मानहानि वाले संदेश भेजने के लिए थी, अब वो 356 हो गई है। और आईपीसी की धारा 503 धमकी भरे संदेश भेजने के लिए, ये हो गई है 351। अब आईटी एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 65 कंप्यूटर स्रोत कोड, मतलब कंप्यूटर का जो सोर्स कोड है उसके साथ छेड़छाड़ करना। धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराध जैसे डेटा की चोरी या बदलाव। धारा 66C आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करता है। अब इसका सेक्शन 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, मतलब चीटिंग बाय पर्सोनेशन की बात करता है। धारा 66E ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की बात करता है। धारा 69 सरकार को किसी भी कंप्यूटर सोर्स के माध्यम से किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने का निर्देश देने की शक्ति है। धारा 70 कहती है कि संरक्षित सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच। धारा 72 कहती है गोपनीयता और निजता भंग करने पर जुर्माना। धारा 78 कहती है कि अपराधों की जांच करने की शक्ति। पुलिस और साइबर क्राइम की कुंडली आखिर कैसी होती है, इसे समझते हैं। जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो पुलिस इसे कैसे हैंडल करती है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप शिकायत दर्ज कराएंगे, जिसके लिए आप cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चेन्नई की प्रिया के साथ यूपीआई ठगी हुई थी, 20,000 का नुकसान हुआ। उन्होंने cybercrime.gov.in पर शिकायत की, एफआईआर दर्ज की और 2 महीने में पैसे वापस मिले। इसके बाद आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराएं। सबूत सहेजना बेहद जरूरी है, स्क्रीनशॉट, मैसेज, ट्रांजैक्शंस डिटेल, सब कुछ। अब आता है प्रारंभिक मूल्यांकन, इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम सेल, जो साइबर सेल मामले की वैधता और गंभीरता का प्रारंभिक मूल्यांकन करती है। इसमें प्राथमिक जानकारी जुटाई जाती है, जैसे आईपी एड्रेस, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और डिजिटल फुटप्रिंट्स।
इसके बाद आता है साक्ष्य एकत्र करना, एविडेंस कलेक्शन स्टेज। साइबर क्राइम की जांच का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है डिजिटल साक्ष्य जुटाना। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, सर्वर और नेटवर्क का विश्लेषण किया जाता है। डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ विशेष उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा निकालते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में डिलीट की गई फाइलों को रिकवर किया जाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स और डेटा विश्लेषण की स्टेज में। मेटा डेटा का विश्लेषण किया जाता है और नेटवर्क ट्रैफिक लॉग की जांच की जाती है। विशेषज्ञ डिजिटल उपकरणों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके अपराधियों को ट्रैक करते हैं। अब पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद अगला कदम अपराधी की पहचान करना होता है। इसमें आईपी ट्रेसिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन पैटर्न का विश्लेषण जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से एवं अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग से ये सब किया जाता है। साइबर अपराध अक्सर सीमा पार होते हैं, इसलिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां, निजी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती हैं ताकि अपराधियों को ट्रैक किया जा सके। अगर पैसों की ठगी हुई है तो तुरंत अपनी बैंक को बताएं और आरबीआई हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। जल्दी शिकायत करने से 2024 में 60% ठगी के मामलों में पैसे वापस मिले। साइबर सेल का रोल समझते हैं। हर राज्य में एक साइबर सेल होती है जो ऐसे मामलों को विशेष रूप से हैंडल करती है। ये स्पेशल टीम होती है जो डिजिटल दुनिया के चोरों को पकड़ने में माहिर होती है। अब समझते हैं अदालत का न्याय चक्र। साइबर क्राइम केस की पूरी यात्रा को समझते हैं। अब साइबर क्राइम की जांच के बाद मामला अदालत में जाता है और फिर शुरू होता है न्याय की प्रक्रिया। सबसे पहले चार्जशीट दाखिल करना। जब पुलिस को लगता है कि उनके पास अपराधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो वे अदालत में एक चार्जशीट मतलब आरोप पत्र दाखिल करते हैं। इसमें अपराध का पूरा विवरण, सबूत और आरोपियों के नाम होते हैं। अब इसके बाद आता है कॉग्निजेंस स्टेज। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत उस पर संज्ञान लेती है, मतलब कॉग्निजेंस लेती है, यानी मामले को स्वीकार करती है और यह तय करती है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अगला आया स्टेज आरोप तय करना, मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर अदालत को लग गया कि पर्याप्त सबूत हैं गुरु, तो आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं। आरोपी से पूछा जाता है कि क्या वह अपना गुनाह कबूल करता है या नहीं। इसके बाद आता है सबूत पेश करना, एविडेंस प्रेजेंटेशन। तो इसके बाद अभियोजन पक्ष मतलब सरकारी वकील अदालत में अपने सबूत पेश करते हैं। इसमें डिजिटल सबूत जैसे फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट, डेटा लॉग, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज शामिल होते हैं। यहीं पर आईटी एक्ट की धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता का मुद्दा आता है। गवाहों से जिरहा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन। आरोपी का वकील मतलब बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों पर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। फिर बचाव पक्ष भी अपने गवाह और सबूत पेश करते हैं। फिर आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। दोनों पक्षों द्वारा अपने सबूत और गवाह पेश करने के बाद वकील मामले पर अंतिम बहस करते हैं, जिसमें वे अपने अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। फिर आ गया जजमेंट। सभी सबूतों और तर्कों को सुनने के बाद अदालत अपना निर्णय सुनाती है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे सजा सुनाई जाती है और अगर नहीं तो उसे बरी कर दिया जाता है। यदि कोई भी पक्ष दोषी या अभियोजन अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब समझते हैं कि धारा 65B का ये जो ब्रह्मास्त्र है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत कैसे पेश करते हैं। दोस्तों, साइबर केस में सबसे बड़ा खेल होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, जैसे कोई व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज या कंप्यूटर का डेटा। इन्हें अदालत में मान्य मतलब एडमिसिबल बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो आजकल 65B की जगह 63 हो गया है। ये एक तरह का जन्म प्रमाण पत्र है डिजिटल सबूतों का, जो बताता है कि सबूत असली हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अब समझ लो कि धारा 65B का सर्टिफिकेट कैसे पेश किया जाता है। सबसे पहले यह बताना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस कंप्यूटर, मोबाइल या सर्वर से निकाला गया है। यह कंप्यूटर या सिस्टम उस समय सही हालत में काम कर रहा था और उसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता था। अब आपने ये बता दिया। इसके बाद यह भी बताना होता है कि जो जानकारी कंप्यूटर में दर्ज की गई है वह कंप्यूटर की सामान्य गतिविधियों के दौरान दर्ज की गई थी। आपको यह भी बताना होगा कि सबूत निकालने की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या था। यह सबसे महत्वपूर्ण है। सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति यह प्रमाणित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सही और सुरक्षित तरीके से बिना किसी छेड़छाड़ के निकाला गया है। इसमें यह भी बताया जाता है कि जिस डिवाइस से डेटा लिया गया है वह नियंत्रण में था और उस वक्त सिर्फ अधिकृत व्यक्ति की पहुंच में था। जैसे अगर पुलिस ने किसी अपराधी के फोन से चैट निकाली है तो पुलिस अधिकारी को यह सर्टिफिकेट देना होगा कि उन्होंने फोन से डेटा कैसे निकाला, किस टूल का उपयोग किया
और यह सुनिश्चित किया कि डेटा में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। अब सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति मतलब सर्टिफाइंग पर्सन को जानते हैं। यह सर्टिफिकेट उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, फोन, सर्वर को ऑपरेट करता था या उस पर नियंत्रण रखता था या उस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार था जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया गया था। अच्छा, ये व्यक्ति जरूरी नहीं है कि फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट ही हो, बल्कि कोई भी जानकार व्यक्ति हो सकता है जिसे प्रक्रिया की जानकारी हो। अब क्या समझते हैं? प्रेजेंटेशन इन कोर्ट। अब यह सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ ही अदालत में पेश किया जाता है। अब अगर यह सर्टिफिकेट सही है तो कई बार डिजिटल सबूतों को अदालत में स्वीकार नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में सर्टिफिकेट की अनिवार्यता पर जोर दिया है ताकि फर्जी सबूतों को रोका जा सके। अब एक साइबर क्राइम वकील की प्लानिंग क्या होनी चाहिए केस जीतने के लिए, इसको समझते हैं। एक साइबर क्राइम लॉयर की रणनीति होगी कि सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो। अगर टेक्नोलॉजी नहीं समझोगे तो केस में फंस जाओगे। साइबर कानून का गहरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आईटी एक्ट 2000 और नए कानून बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए 2023, वकील को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की हर धारा, उसके संशोधन जैसे 2008 का संशोधन और उसके नए रूप में भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 की गहरी समझ होनी चाहिए। इसमें साइबर अपराधों की परिभाषाएं, सजाएं और प्रक्रियात्मक पहलुओं का ज्ञान शामिल है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं जैसे 318, 356 और 351 जो अक्सर साइबर अपराधों में भी लागू होती हैं, उनका ज्ञान भी जरूरी है। डिजिटल एविडेंस मतलब धारा 65 बी के तहत इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कैसे मान्य किया जाता है, उसके लिए क्या शर्तें हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, यह एक एडवोकेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। देखिए, नेटवर्किंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी और एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल की बुनियादी समझ तो होनी चाहिए ताकि वकील यह समझ सके कि ऑनलाइन गतिविधियां कैसे ट्रैक की जाती हैं। डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के तरीके, डेटा ट्रांसफर के तरीके जैसे ईमेल, मैसेजिंग ऐप की जानकारी होना बेहद जरूरी है। यह समझने में मदद करता है कि डेटा कहां से आया, कैसे पहुंचा। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और सामान्य सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली की समझ ताकि डेटा एक्सट्रैक्शन और विश्लेषण की प्रक्रिया को समझना आसान हो सके। डिजिटल फॉरेंसिक्स की समझ, सबूत इकट्ठा करने के तरीके। डिजिटल फॉरेंसिक्स में सबूतों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, जैसे डिवाइस से डेटा इमेजिंग करना, मेमोरी डंप करना ताकि सबूतों की अखंडता बनी रहे। इसकी प्रक्रिया पता होना बेहद ज़रूरी है। विश्लेषण के उपकरण और तकनीकें, फॉरेंसिक्स टूल्स जैसे एनकेस, एफटीके इमेजर और विश्लेषण की तकनीकों जैसे डेटा रिकवरी, फाइल सिस्टम एनालिसिस की बुनियादी जानकारी होना चाहिए। इससे वकील को फॉरेंसिक रिपोर्ट को समझने और उस पर सवाल उठाने में मदद मिलती है। देखिए, डिजिटल सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी को समझना महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि सबूतों को कैसे एकत्र किया गया, संरक्षित किया गया और अदालत में पेश किया गया ताकि उनकी सत्यता पर कोई सवाल ना उठे। साइबर सुरक्षा की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है। हैकिंग के तरीके, विभिन्न प्रकार के हैकिंग हमले जैसे जीडीओएस, एसक्यूएल, इंजेक्शन, एक्सेसेस और उनके पीछे की तकनीकों की जानकारी होना जरूरी है ना। मालवेयर और वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर जैसे मालवेयर के प्रकार और वे कैसे काम करते हैं, इसकी समझ होनी जरूरी है। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, विशिंग है ना, स्मिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के तरीकों की जानकारी, क्योंकि ये साइबर अपराधों में सबसे आम है। नए कानून और जजमेंट्स पर फुल्ली अपडेट, निरंतर अध्ययन। साइबर लॉ एक तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र है। नए कानून, नियम और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय पर निरंतर अपडेट रहना बेहद जरूरी है, खासकर आपराधिक कानून में हुए नए बदलावों से। देखें, केस जीतने की रणनीति बचाव पक्ष के वकील के तौर पर क्या होगी। अगर मान लीजिए मैं बचाव पक्ष का वकील हूं तो मेरी रणनीति 3 इडियट्स के राजू की तरह होगी। हर मुश्किल से निकलना, सबूतों की वैधता पर सवाल, चैलेंजिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। सबसे पहले मैं अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए डिजिटल सबूतों की वैधता पर सवाल उठाऊंगा। क्या उन्हें आईटी एक्ट की धारा 65 के तहत सही तरीके से पेश किया गया है? क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी की सत्यता मतलब ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता प्रमाणित की गई है? अगर सबूत ही कमजोर हुए तो केस वहीं खत्म हो सकता है। तकनीकी खामियां, फाइंडिंग द टेक्निकल फ्लॉस। मैं डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और जांच प्रक्रिया में तकनीकी खामियां खोजने की कोशिश करूंगा। क्या पुलिस ने डेटा कलेक्ट करते समय सही प्रोटोकॉल का पालन किया? क्या कोई डेटा भ्रष्ट मतलब करप्टेड हो गया? अपराधी के डिवाइस से डेटा कैसे निकाला गया? इसकी प्रक्रिया में कोई गलती तो नहीं हुई? मेंस रिया का अभाव दिखाना मतलब प्रूविंग लैक ऑफ मेंस रिया।
अगर मेरा मुवक्किल आरोपी है तो मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि उसके पास अपराध करने का आपराधिक इरादा मतलब मेंस रिया गिल्टी माइंड नहीं था। हो सकता है उसे फंसाया गया हो या उसने गलती से कोई काम कर दिया हो। जैसे अगर किसी के कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी और ने किया हो तो ज्ञान के अभाव में कैसे सजा दे सकते हैं, है ना। विरोधाभास ढूंढने की कोशिश करना, हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रडिक्शंस में गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए सबूतों के बीच के विरोधाभासों को उजागर करने की कोशिश करूंगा। अगर कहानी में ही झोल है तो अपराधी कैसे हो सकता है। यूजिंग एक्सपर्ट विटनेसेस, जरूरत पड़ने पर अपने डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों को गवाह के तौर पर पेश करेंगे जो अभियोजन पक्ष के सबूतों को चुनौती देंगे और मेरे क्लाइंट के पक्ष में तकनीकी राय देंगे ना। केस की कमजोर कड़ियों पर हमला करने की कोशिश करें, अटैकिंग वीक लिंक्स। मैं पूरे केस की कमजोर कड़ियों को पहले पहचानूंगा और उन पर हमला करने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर पुलिस के पास आईपी एड्रेस तो है लेकिन ये साबित नहीं हो रहा कि उस समय उस आईपी से कौन जुड़ा था, तो ये एक कमजोर कड़ी है। तो मेरे दोस्तों, साइबर क्राइम से बचने का सबसे बड़ा मंत्र है जागरूकता। जैसे ही कोई संदिग्ध एसएमएस, ईमेल या कॉल आए तो कन्ने हो जाओ, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कानून और पुलिस दोनों आपके साथ हैं, बस आपको सही समय पर सही कदम उठाना है। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको साइबर क्राइम की दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। अगर आप सिर्फ साइबर क्राइम के शिकार ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ एक जागरूक योद्धा भी हैं, तो अगली बार किसी नए कानूनी ज्ञान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और याद रखिए, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। जय हिंद।